नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोनिका गोयल क्लासेस। और हमारा जो सेकंड टॉपिक रहेगा, अब ह्यूमन बॉडी शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इससे पहले हमने लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट किया है एंड नोट्स हैं साइंस के अवेलेबल हिंदी में। आप चाहें तो उसको परचेज कर सकते हो। MCQs इंग्लिश मीडियम, देखो MCQs EVS सर साइंस दोनों ही इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, नोट्स आपको साइंस के हिंदी मीडियम में मिल जाएंगे, साइंस एंड EVS के दोनों के ही इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएंगे थ्योरी नोट्स। EVS के हिंदी मीडियम में अभी अवेलेबल नहीं है, बट मैं ये कहूँगी कि इंग्लिश मीडियम आप समझने की कोशिश करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि वो KVS में आपको हेल्प करेगा। चलिए बाकी स्टार्ट करेंगे ह्यूमन बॉडी सेल से। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही NCERT, बिल्कुल NCERT बेस्ड हम चल रहे हैं। स्टार्ट करेंगे सेल। आइए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। चलिए देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो सेल है, ठीक है, वो क्या चीज़ है। जो कोशिका है वो हमारी बॉडी में क्या चीज़ है, हम इसको इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं या उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह से एक मकान को बनाने के लिए, घर को बनाने के लिए, बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें एक एक ईंट की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह से एक बॉडी बनाने के लिए, एक ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, ठीक है, किसकी ज़रूरत पड़ती है? सेल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जिस तरह से हम कहेंगे ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द हाउस ऑफ अ बिल्डिंग, उसी तरह से हम कहेंगे सेल इज अ फंडामेंटल या बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या फिर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ठीक है, समझिए आप इस चीज को। तो आपको इस तरह समझना है, दिस इज अ बिल्डिंग, एक एक ईंट से बनी हुई है ना, तो वही चीज है, इन्हीं को हम सेल बोल रहे हैं। ठीक है, इन्हीं को हम सेल बोल रहे हैं और अपनी बॉडी से कंपेयर कर रहे हैं। इस तरह से हम समझेंगे। चलिए अब बात करेंगे मेन पॉइंट्स की। मेन क्या मतलब कि NCERT पॉइंट्स की। कोशिका का पता यानी कि सेल का पता 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने लगाया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने लगाया कोशिका का पता 1665 में। याद रखेंगे, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बोल रहे हैं जीवित कोशिकाओं का पता लगाया 1674 में लेवन हुक ने। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखेंगे कोशिका के केंद्रक का पता, यानी कि जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसका जो पता लगाया वो रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया 1831 में। कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, उसका पता लगाया पुरकिंजे ने 1839 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। प्रोटोप्लाज्म में क्या है? प्रोटोप्लाज्म इज फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। ठीक है, देखो प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो, जैसे देखो ये आपका सेल है, इसमें पूरा जो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये जो इसके आसपास फ्लूइड होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पूरा सब मिल करके प्रोटोप्लाज्म बनाता है। ठीक है, तो इसका पता लगाया पुरकिंजे ने 1839 में। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत। उसमें ये दो मशहूर यानी कि फेमस लोग थे जिनका नाम बार बार लिया जाता है, स्क्लेडन एंड श्वान। ठीक है, तो 1838 एंड 1839 इन दोनों ने आ, इन दोनों ने क्या किया? सेल थ्योरी का पता लगाया और इन्होंने कहा सभी प्लांट्स, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, सभी पौधे और ये जंतु कोशिका के बने होते हैं। और एक और चीज बोली, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, इसके बिना जो है लाइफ इज नॉट पॉसिबल। ये दो चीज। उसके बाद हमारे इसके बाद 1855 में विर्चो जी आए थे। उन्होंने इस थ्योरी को और एक्सपैंड किया, थोड़ा फैलाया, और उन्होंने कहा कि सारे जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग यानी कि जो पहले से सेल्स बने हुए हैं उससे अराइज होते हैं। ठीक है, ये इन्होंने बोला, क्योंकि जैसे ये सेल है तो ये डिवाइड होगा तो दो और सेल्स बनकर आएंगे, तो ये दो नए सेल्स बनकर आए, किससे बनकर आए? जो पहले से एग्जिस्टिंग है। ठीक है, तो ये चीज थी सेल थ्योरी के बारे में।
आगे देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स के देखो, सेल्स के नंबर के बारे में बात करना, शेप के बारे में बात करना, साइज के बारे में बात करना, ये चीज़ें भी हमें देखनी होंगी। नंबर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की संख्या, ठीक है। तो देखिए एक सेल वाले भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं और एक से ज़्यादा सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। तो सिंगल सेल और मैनी सेल, ठीक है। सिंगल सेल यूनिसेल्यूलर बोलेंगे एंड मैनी सेल्स को हम मल्टी सेल्यूलर बोलेंगे। इसमें एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो सिंगल सेल वाले में, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनाज एंड बैक्टीरिया, और मल्टी में प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल की शेप के बारे में, कोशिका का आकार। तो डिफरेंट डिफरेंट देखो, इरेगुलर शेप होती है। इरेगुलर शेप का हम क्या, जैसे ऐसे ऐसी कोई शेप हो जाएगी, और ये शेप हम देखते हैं अमीबा की। गोलाकार यानी कि सर्कुलर शेप हो जाएगी आरबीसीज, जो हमारे उसमें ब्लड में होता है, ठीक है। मसल सेल्स होती हैं जिनकी शेप हम कुछ स्पिंडल शेप टाइप में देखते हैं, तर्क रूप। नर्व सेल यानी कि तंत्रिका जो होती है हमारी, तंत्रिका कोशिका, वो लंबी लॉन्ग होती हैं और ब्रांच्ड होती हैं, यानी कि लंबी होती है और शाखान्वित होती है, ठीक है। ये आप देख लेना क्या लिखा है हिंदी में, तो लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। तो इस तरह का आपको पता होना चाहिए कि अगर पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। आगे देखेंगे क्या है, साइज ऑफ दी सेल्स, ठीक है। सेल्स का जो अब हम साइज के बारे में बात करेंगे। देखो सबसे छोटा सेल, स्मॉलेस्ट सेल आप बोलेंगे माइकोप्लाज्मा को, जो कि हम बैक्टीरियाज में देखते हैं, और ये 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर के बीच में रहता है। इसको हम मेनली 0.2 हम बोल सकते हैं, ठीक है। इतना इसका साइज रहता है लगभग। तो सबसे छोटी कोशिका हम इस, ये 1 सेकेंड, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा को मानेंगे। लार्जेस्ट, सबसे बड़ी जो होगी वो ऑस्ट्रिच एग होता हो, ऑस्ट्रिच एग है, ठीक है। उसके अंदर जो सेल होता है ऑस्ट्रिच एग में, एग वाला जो सेल होगा वो सबसे बड़ा सेल होता है। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम बात करें सबसे छोटा सेल स्पर्म सेल होता है, ठीक है। और लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी फीमेल ओवम, ओके। लार्जेस्ट होता है ओवम, स्मॉलेस्ट वाला होता है स्पर्म सेल, लॉन्गेस्ट सेल होगा नर्व सेल, ठीक है। सभी की हिंदी मैंने लिखी हुई है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से हमने साइज ऑफ सेल्स के बारे में बात कर ली। आगे देखते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब हमने सेल के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें तो कर ली कि साइज कैसा, साइज किस किस साइज के होते हैं, या फिर सबसे बड़ा, छोटा, इस ये शेप वो शेप, सेल के नंबर्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात करी है। अभी हम बात करेंगे जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सेल के स्ट्रक्चर में जो सबसे बाहरी वाली जो कवरिंग होती है, जो आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, या उसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, और हिंदी में हम बोलेंगे कोशिका झिल्ली। चलिए इसके फंक्शन के बारे में देखते हैं। कोशिका झिल्ली, इसकी जो क्या काम करती है ये, ठीक है, इसका क्या यूज़ है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले ये शेप देती है। अच्छा, एक और चीज़ आपको समझनी है, दो तरीके के सेल होते हैं हमारे पास, एनिमल सेल और प्लांट सेल, ठीक है। हमें पता है प्लांट सेल, जो प्लांट्स होते हैं उनके पास सेल वॉल होती है, और एनिमल के पास, एनिमल जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल नहीं होती है। तो अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं, उसमें जो हम आउटर कवरिंग की बात करते हैं वो रहती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में क्या होता है, जो आउटर कवरिंग होगी वो सेल वॉल वाली होगी, और जो एक और आएगी वो सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। आपको ये याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए देखते हैं। ओके, तो ये शेप देती है, ठीक है। बाहरी परत, ये यानी कि आउटर कवरिंग है, जो सेल के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। मतलब कि जो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन, सेल हो गई ये, ठीक है, ये सेल हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई आपकी। अच्छा, अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है।
ये जो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, जो बाहर का जो है, जो भी बाहर का सब है, ठीक है, उससे सेल को बचाती है। ठीक है, बचाना कह लो या फिर अलग करना कह लो, है ना। तो ये चीज़ है, ये सेल हो गया, ये आउटर कवरिंग हो गई, तो ये प्रोटेक्ट कर रही है ना हमारे सेल को, तो वही चीज़ है। नेक्स्ट है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि सेलेक्ट मतलब कुछ ही सेलेक्टेड आइटम्स होते हैं जो वो अलाउ करती है सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है, सेल के अंदर आप जा सकते हो। ठीक है, जो ज़रूरी आइटम्स हो गए वो सेल के अंदर जाएंगे। ठीक है, सेल के बाहर कुछ भेजना है, कुछ खराब हो गया, खराब अब ऑर्गेनेल है कोई आपका, वो खराब हो गया है, ठीक है, उसको बाहर भेजना है, बाहर हटाना है सेल से, तो उसका काम करना। मतलब इस तरह के जो है सेलेक्ट, हर किसी को नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी आए कुछ भी जाए, सेलेक्टेड आइटम्स को ही ये परमिट करती है कि अंदर बाहर हो सके वो। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन का ये काम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के आने जाने में हेल्पफुल है। ठीक है, प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन, मतलब जिस प्रोसेस से CO2 और O2 का इन एंड आउट होता है, ठीक है, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, हिंदी में विसरण। तो अब जैसे अगर बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा हो रही है ना, हाई कंसंट्रेशन हो रहा है ऑक्सीजन का बाहर सेल के, तो वो बाहर से अंदर की तरफ जाएगी ऑक्सीजन, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है। इसी तरह से लो, अगर जैसे CO2 है, CO2 अगर बाहर कम है और अंदर ज़्यादा है, तो हायर जहाँ पर है वहाँ से मूवमेंट शुरू होगा, तो अंदर ज़्यादा है तो अंदर से मूवमेंट CO2 का बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है ना, और प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। ठीक है, अच्छा, अब एक हम वाटर मूवमेंट का कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे जो पानी का मूवमेंट होता है अंदर बाहर, वो एक प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस। सबने सुना है अपने 8th में, 9th में, 10th में हम सुनते आ रहे हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, उसके थ्रू होता है ये प्रोसेस, ये वाटर मूवमेंट का हिंदी में कहते हैं परासरण। राइट, अच्छा, सबसे पहला जो वाटर मूवमेंट का तरीका है वो है हाइपोटोनिक। अच्छा, हाइपोटोनिक क्या होता है, हिंदी में हमने इसको कहा है अल्प परासरण। ओके, तो हाइपोटोनिक क्या है, देखो हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है, यानी कि देखो यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखो, सेल बना हुआ है, बाहर हमारा पानी है, ठीक है, और एरो दिखाया हुआ है अंदर की तरफ कि पानी जो है अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे दिखाया हुआ है एरो, और लिखा हुआ है इन। ठीक है, और ये लिखा हुआ है डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये जो पानी है ना बाहर, सेल के बाहर पानी है, और ये पानी ज़्यादा है सेल के बाहर, है ना, कोई सोल्यूशन है। ठीक है, सोल्यूशन है, विलियन है कोई, सोल्यूशन को हिंदी में विलियन बोलते हैं, विलियन है। तो उस सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होता है। सॉल्वेंट क्या है, लिख पानी। ठीक है, आप पानी समझो सॉल्वेंट को, और सॉल्यूट क्या है, जो हम नमक मिला देते हैं उसमें, जो हम चीनी मिला देते हैं उसमें, है ना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सॉल्यूट होती है। अच्छा, अब ये जो बाहर का जो सोल्यूशन लिखा है डाइल्यूट लिखा है, यानी कि यहाँ पे पानी ज़्यादा है। ठीक है, और पानी का मूवमेंट हमें कराना है, पानी बाहर ज़्यादा है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से, जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ से अंदर की तरफ जाएगा जहाँ पर पानी की मात्रा कम है। ठीक है, तो कैसे हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है वाटर का, यानी कि इन से मतलब यानी कि आउट से इन, यानी कि बाहर से पानी अंदर जा रहा है। ठीक है जी, ये हो जाता है। यहाँ लिखा हुआ है बाहर पानी ज़्यादा है, अंदर कम है, तो पानी का मूवमेंट बाहर से अंदर की तरफ हुआ, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या है, अब हाइपर इसका उल्टा है। ठीक है, इसका उल्टा है, यानी कि अब क्या है, अंदर ज़्यादा है और बाहर पानी कम है। तो जब पानी अंदर ज़्यादा है और सेल में बिल्कुल
सेल फूला हुआ है बिल्कुल, अब बर्स्ट आउट होने के लिए तैयार है, फटने के लिए तैयार है। तो अभी वो हमें क्या करना है, हमें ज़रूरत है कि भाई सेल में से पानी वो बाहर निकाला जाए। तो अब वो काम होगा, पानी अंदर ज़्यादा हो रहा है तो बाहर निकालो पानी को, ना। तो ये सोल्यूशन क्या हो गया, हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है इस वाले केस में कि बाहर जो है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन चल रहा है, यानी कि बाहर पानी कम है, डाइल्यूट नहीं है बाहर। ठीक है, बाहर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, यानी बाहर चीनी नमक ज़्यादा है, पानी कम है। समझिए इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ेंगे। आइसोटोनिक सोल्यूशन, यहाँ क्या होता है, या इक्वल होता है, यानी कि जितना पानी अंदर जा रहा है उतना पानी बाहर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये आप लगाएंगे कि पानी बराबर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जितना बाहर गया उतना अंदर आ, जितना अंदर है उतना बाहर है, बाहर आ गया, है ना। तो आइसोटोनिक है, बराबर चल रहा है। ठीक है, नेट कोई मूवमेंट नहीं होता है यहाँ पे, मूवमेंट को माना नहीं जाता यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ हो गई आइसोटोनिक सोल्यूशन में। चलिए यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान देने हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स, जब रूट्स के द्वारा, जो जड़ें होती हैं उसके द्वारा जब पानी का एब्जॉर्प्शन होता है तो वो किस प्रोसेस से हो रहा है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से होता है। ठीक है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई रूट्स के थ्रू जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किस प्रोसेस से हो रहा है ना। जैसे ये रूट्स है ना, तो ये प्लांट है आपका, तो ये जो पानी ये रूट्स एब्जॉर्ब कर रही हैं, है ना। हम पानी रूट्स में, जड़ में पानी कहते हैं, जड़ में पानी दो, जड़ में हम जब पानी दे रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक कोशिकीय फ्रेश वाटर वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट सेल्स ऑस्मोसिस से पानी लेते हैं, इनका प्रोसेस भी ऑस्मोसिस से ही होता है। ठीक है ना, ये जो होते हैं यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हो गए, प्लांट सेल्स हो गए, ये भी ऑस्मोसिस से पानी लेते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है और लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। ये पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इनका लचीलापन एक कोशिक जीवों में कोशिका के बाहर पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। राइट, तो ये कह रहे हैं कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ना, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। अब फ्लेक्सिबल है, लचीली है, तो इसका कोई फ़ायदा भी होगा, है ना। ये क्या फ़ायदा है इसका, जो बाहर एटमॉस्फेयर में, सेल के बाहर जो भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हो, जो भी है इंपॉर्टेंट, जो सेल के लिए ज़रूरी है ना, जो भी खाना हो गया, फूड हो गया, जो भोजन हो गया, जो भी इनका होता है, तो उसको सेल के अंदर लेने में मदद करती है, यानी कि हेल्पफुल है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये चीज़ है, और इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस, और इसको कहते हैं अमीबा। जैसे ये अमीबा है, ठीक है, अब इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, लचीली है। अब बाहर से जो अंदर जो भी चीज़ें जा रही हैं, खाना हो गया या फिर कुछ और अलग से कुछ आइटम्स हो गए, तो वो आराम से आ जा सकती है ना। तो ये चीज़ है, मेनली फूड के बारे में बात होती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस, ये आप याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे हमारा सेल मेम्ब्रेन खत्म होता है, जितना भी था इंपॉर्टेंट सब मैंने बता दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेल वॉल। फटाफट से देखते हैं। सेल वॉल इस कोशिका भित्ति। अब ये सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है। ठीक है, इससे हमें प्लांट को प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, प्लांट सेल्स में ये पाई जाती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, अब जैसे ये है, तो ये सबसे आउटर जो लेयर हो गई, ये सेल वॉल की है। ठीक है, जब प्लांट सेल्स ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है, पानी बाहर निकालता है, या आप याद रखेंगे, जब प्लांट सेल्स ऑस्मोसिस, ये प्लांट सेल है, ऑस्मोसिस के थ्रू पानी बाहर निकालता है तो प्लांट सेल श्रिंक हो जाता है। इसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ भरा हुआ है, पानी बाहर निकाल दिया, है ना,
तो वो श्रिंक हो जाएगा, तो उसको प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है जीव द्रव्य कुंचन। ठीक है जी, ये सेल वॉल के बारे में हो गया। अब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लेते हैं। अब सेल, ये हमारा एक सेल है, इस सेल में होता है न्यूक्लियस, केंद्रक जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और ये सेंटर में होता है। ठीक है, हालांकि पूरे आपके सेल में, जैसे सेल है तो पूरे सेल में वो होता है आपका फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, है ना। तो ये जो न्यूक्लियस है ना, कहते हैं ये पूरे में ऐसा ये एक जगह फिक्स्ड नहीं होता, बट हमें बुक्स में मिलता है कि इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, तो वो सेंटर में होता है न्यूक्लियस। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियस पोरस होता है। ठीक है, और ये अलाउ करता है किस चीज़ को, जो भी मटेरियल्स हैं उसको साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में एक्सचेंज कराने का। इसका डायग्राम एक बार चेक करेंगे, इसका डायग्राम देखते हैं। ये जैसा कि आप ये डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम एक सेल का है। ठीक है, अब ये सेल आपका, ओके, ये आपका पूरा सेल है ना, ये सेल है, ये है सेल के अंदर का न्यूक्लियस जो मैंने बताया सेंटर में होता है। ये जो न्यूक्लियस है, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि केंद्रक झिल्ली। ठीक है, अब ये जो केंद्रक झिल्ली होती है, ये जो केंद्रक झिल्ली होती है, ये क्या कर रही है, ये इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को अलग कर रही है ना। बस, तो इतना ही आपने समझना है, आपने चीज़ों को ऐसे ही समझना है कि क्या ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये पोरस होती है, यानी कि पोर्स होते हैं, इसमें छेद होते हैं, इसमें सब्सटेंस आ जा सकता है ना। तो अब आप देखो, ये दो चीज़ें हमने यहाँ समझ ली। एक हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में समझा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, वहाँ से भी सब्सटेंस आ जा सकता है। और ये वाला जो होता है सेल के अंदर न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी पोरस होता है, यहाँ से भी सब्सटेंस आ जा सकता है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, वो न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को अलग करती है। ठीक है, और जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, वो बाहर का जो भी होता है और अंदर का जो है उसको अलग करती है। ठीक है, चलिए, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यानी कि केंद्रक झिल्ली होती है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, ये भी आपको याद रखना है। केंद्रक के अंदर एक ये केंद्रक है, ये छोटा सा यहाँ पे एक न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस जो होता है वो प्रोटीन एंड आरएनए में भरपूर होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर आपको क्रोमैटिन धागे जैसे थ्रेड लाइक होते हैं, थ्रेड लाइक फाइबर्स होंगे, क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, अब ये क्रोमैटिन फाइबर्स क्या होते हैं, थिक हो जाते हैं जब सेल डिवाइड करता है, ये आपको याद रखना है। और थिक होकर क्या बनते हैं, ये क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। लिखते चलिए जो मैं बोल रही हूँ बस। ठीक है, अच्छा, अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। लिख लीजिए, ये एक और पॉइंट आ गया, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। अच्छा, अब ये एक और पॉइंट इसमें ये है, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है, सूचना होती है। किस चीज़ के बारे में सूचना होती है इनके पास, जो भी आनुवांशिक गुण होते हैं ना, जो पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं, उसके बारे में इनके पास इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, समझ गए आप इस चीज़ को, उसके बारे में इनके पास इंफॉर्मेशन होती है। यहीं से जो है डीएनए के फॉर्म में बच्चे, माँ बाप से बच्चे के अंदर वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है, वो जीन्स आ जाते हैं। ठीक है, जीन्स बोलते हैं उनको, वो जीन्स आ जाते हैं। क्या ट्रांसफ़र होते हैं, जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं डीएनए के फॉर्म में। समझ गए आप इस चीज़ को, बहुत बढ़िया, लिख लीजिए पूरा। ठीक है, अच्छा, अब इसी न्यूक्लियस के बेसिस पे हम दो तरीके के और सेल पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल।
प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोटिक छोटा होता है साइज में, साइज आप देख सकते हैं, और जो यूकैरियोट होता है वो बड़ा होता है साइज में। प्रोकैरियोट्स में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेनली एब्सेंट होते हैं राइबोसोम्स को छोड़ के। इसी तरह से यूकैरियोट में भी, यूकैरियोट्स में लेकिन ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ों को समझ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं अपने ऑर्गेनेल्स जो हम सेल के अंदर देखते हैं, तरह तरह के, ठीक है। आपको 6 से 7 ऑर्गेनेल्स यहाँ देखने को मिलेंगे और एक एक ऑर्गेनेल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, तो मिस करने वाली चीज़ है नहीं। बाकी इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरह से पढ़ाई ले रहे हो। तो लेकिन ये ऑर्गेनेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबा जा रहा है, तो आधा घंटा हमें ऑलमोस्ट हो गया है वीडियो को करते करते, तो इसको इतना लंबा मुझे खींचना नहीं पसंद है, ठीक है। तो जस्ट स्विच करते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, इसको डिवाइड कर दिया है। सेकेंड पार्ट में आपका ये सेल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम करने वाले हैं अपना डाइजेशन, ह्यूमन बॉडी पार्ट 2। डाइजेशन से क्वेश्चन आया है पिछली बार, ठीक है। मैं ये नहीं कहती इस बार भी डाइजेशन से क्वेश्चन आएगा, हो सकता है इस बार सेल से आ जाए, हो सकता है डाइजेशन से ना आए, इस बार सर्कुलेशन से आ जाए। तो ये हो सकता है सर्कुलेशन से भी आ जाए और रेस्पिरेशन से भी आ जाए। तो बस वही है कि आप मिस नहीं कर सकते हो एक भी चीज़, एक भी टॉपिक, एक भी लाइन और एक भी कॉन्सेप्ट। मैं जब कवर करते हुए सारी चीज़ें चल रही हूँ तो आपकी ड्यूटी भी बनती है, अब उसको आप कवर करते हुए चलिए। सबसे पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, हिंदी में इसको हम बोलते हैं अंतर्द्रव्यी जालिका, ठीक है ना। ओके, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स हैं एंड शीट्स हैं, यानी कि झिल्ली युक्त नलिकाएं हैं। अब आपका इसको अगर हम डायग्राम के रूप में देखें तो मैं आपको डायग्राम अभी दिखाती हूँ एक बार। डायग्राम जैसे ये देखो, न्यूक्लियस हमने देखा था, न्यूक्लियस से ही ये अटैच्ड होती हैं आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, कुछ इस तरीके के ये आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी आपको मिलेंगे, इस तरह से ये होते हैं। तो ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स हैं और शीट्स हैं, ट्यूब्स की तरह हैं ये, ठीक है, और लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब्स की तरह है। तो यहाँ लिखा हुआ है लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना, लंबी नलिका के जैसे दिखाई देते हैं। इनको हम ऑब्लोंग बैग्स भी बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि आयताकार थैली। और इनको एक और नाम दिया जाता है जो कि बहुत फेमस है और ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपके लिए, जैसे कि वेसाइकल्स, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे पुटिकाएं। तो लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्स, ऑब्लोंग बैग्स या वेसाइकल्स, इनको ये नाम दिए गए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है स्मूथ, ठीक है, जिसको हम चिकनी बोलते हैं, और एक बोलते हैं रफ, जिसको हम खुरदरी थोड़ी सी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये रफ और स्मूथ कैसी कैसी दिखती हैं, देखिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से होती हैं, है ना। तो जो रफ वाली होंगी ना, उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे। क्या अटैच्ड होंगे? राइबोसोम्स। ये भी पार्ट है आपके सेल का ही, ठीक है, ये भी पार्ट। तो ये वाले जो हो गए, ये हो गए आपके रफ, क्योंकि अब इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, तो ये थोड़ी सी रफ सी हो जाएगी, है ना, खुरदुरी सी हो जाएगी। और ये वाली आपकी होगी स्मूथ, इसके ऊपर कुछ भी अटैच्ड नहीं है। तो इस तरीके के आपके ये ऑर्गेनेल दिखाई देता है। अच्छा, अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। और ये राइबोसोम्स अटैच्ड क्यों हैं? क्योंकि ये मदद करते हैं किस चीज़ में? प्रोटीन के सिंथेसिस में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। राइबोसोम्स जो है प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, तो ये राइबोसोम्स का फंक्शन होता है। अब ये स्मूथ के पास राइबोसोम्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये लिपिड्स बनाने में हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, प्रोटीन बना है, लिपिड्स बने हैं, तो इस तरह की चीज़ें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास बनती हैं। ओके,
अब ये क्या है, सर्व एज चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म। अब क्या हुआ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सामान तो बन गया, अब साइटोप्लाज्म में जगह जगह उसको पहुंचाने की ज़रूरत होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम एक ये भी होता है कि वो एक चैनल की तरह काम करता है, जहाँ से मतलब चीज़ें निकल निकल कर दूसरे ऑर्गेनेल्स तक पहुंच जाती हैं। एक सेकंड देखिए, जैसे ये है, इसको थोड़ा जूम करके करेंगे। अच्छा, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस से अटैच्ड है आपके क्या है, ये आप देख सकते हो ना, पेन चेंज करते हो, ये अटैच्ड है आपके, अटैच्ड है ना। तो इसी को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें जो भी सामान बन रहा है बन गया। इस सामान को बनने के बाद क्या हुआ यहाँ पर, अब ये चैनल की तरह काम करेगा, यानी कि यहाँ पे जो भी बना है यहाँ से ऐसे निकलता निकलता एक है ना, ऐसे सामान यहाँ से निकलता हुआ यहाँ इस वाले पे पहुंच गया, यहाँ से निकलता हुआ अगर इस वाले को जरूरत है तो यहाँ पहुंच गया, है ना। तो मतलब डिफरेंट पूरे आपके सेल में वो जो भी प्रोटीन लिपिड्स ये सब बना हुआ है, ये सब पहुंचता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, क्योंकि ये चैनल की तरह काम करता है। समझिए आप आपने ये चीजें, ओके। तो यही चीज यहाँ पर लिखी है, अब इसको एक बार रीड कर लेना कि कोशिका द्रव्य इस साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में यानी डिफरेंट क्षेत्रों में, डिफरेंट रीजन्स में जो है प्रोटीन लिपिड्स जो भी बन रहा है वो पहुंचाने में हेल्पफुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है गोल्जी अपैरेटस, यानी कि गोल्जी उपकरण हिंदी में अगर इसको बोले तो। अच्छा, गोल्जी अपैरेटस जो है ये थोड़ी चपटी पुटिकाएं हैं, यानी कि आप इसको फ्लैट बोल सकते हैं, फ्लैट वेसाइकल्स हैं ये, ठीक है, ये इस तरह से दिखाई देते हैं, ठीक है, ये इस तरह के दिखाई देते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से लगे होते हैं, सजे होते हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप, एक दूसरे के ऊपर हैं ये। अच्छा, फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स। अच्छा, अब ये जो पूरा एक बन गया है ये स्ट्रक्चर, इसको हम कहेंगे कि मतलब ये जो शेप लिया है इसने, ये इसने कुछ सिस्टर्न्स की फॉर्म में लिया है, कुंडिका, ठीक है, ये आप इसको याद रखेंगे टर्म को, ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो बनता है, यानी कि अभी हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो जो भी बना, प्रोटीन्स वगैरह, लिपिड्स वगैरह, तो ये सारी चीजें वहां से बनती हैं और वहां से निकल कर आती हैं। अच्छा, अब ये कहाँ गई, ये गोल्जी अपैरेटस के पास जाती हैं। गोल्जी यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं अब, गोल्जी उपकरण, है ना, वहां पे ये पहुंची, और गोल्जी अपैरेटस का क्या काम होता है, वो उन प्रोटीन्स को, लिपिड्स को क्या करता है देखता है, उसको स्टोर करता है अपने पास, ठीक है, स्टोर किया उसने, उसमें अगर उसको कुछ और अपना डालना हो, कुछ और उसमें उसने ऐड करना हो गोल्जी अपैरेटस को, वो करता है, यानी कि मॉडिफाई करता है उसको, थोड़ा रूपांतरण जिसे हम हिंदी में बोल रहे हैं, ठीक है, मॉडिफिकेशन करना। फिर उसको प्रॉपर जब वो मटेरियल तैयार हो जाता है, जब वो आइटम फूड, जो भी मिनरल्स जो भी हम कह रहे हैं, वो प्रोटीन वगैरह प्रॉपर तरीके से जब वो तैयार हो जाता है, फिर उसकी पैकेजिंग करता है कौन, गोल्जी अपैरेटस ही, ठीक है। तो उसके बाद वो उसको पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट बना है उसकी पैकेजिंग होती है, ठीक है, और उसके बाद उसको डिफरेंट एरियाज में भेज दिया जाता है। तो मेन काम जो गोल्जी अपैरेटस का हो गया वो ये हो गया, ओके। एक और यहाँ पे पॉइंट है, फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। गोल्जी अपैरेटस लाइजोसोम्स का भी फॉर्मेशन करता है। लाइजोसोम्स क्या है, ये एक दूसरा ऑर्गेनेल है। चलिए अब लाइजोसोम के बारे में पढ़ते हैं, ओके। तो नेक्स्ट है आपका लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम्स क्या होते हैं, देखो लाइजोसोम्स को बोला जाता है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र। देखो क्या होता है लाइजोसोम्स में मेनली इसका काम क्या होता है, जो भी सेल में ऑर्गेनेल्स हैं जब वो खराब हो जाते हैं, यानी कि अब उनका यूज नहीं रहा है, काफी अब यूज हो चुके हैं, नो दे आर वर्न आउट सेल्स हैं वो, ठीक है, वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो। तो अब वो ऑर्गेनेल्स को लाइजोसोम्स क्या करता है, अपने अंदर उसको डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है, यानी कि खराब जो सेल ऑर्गेनेल्स खराब हो गए हैं उनको अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। और इसी रीजन की वजह से इसको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, यानी कि आत्मघाती थैली, ठीक है, क्योंकि ये अपने अंदर ले लेते हैं फॉरेन जो भी, बाहर से जो भी अगर कोई बैक्टीरियाज या चीज़ें आ जाती हैं सेल के अंदर, तो उनको अपने अंदर ये लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं, ये वाला ऑर्गेनेल, तो इसीलिए इसको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं,
ठीक है, इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें कर पाते हैं, राइट। चलिए, नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कि बिजली घर बोलते हैं। और पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी एनर्जी जनरेट होती है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है, ठीक है। इनका काम ही यही होता है कि ये क्या करते हैं, ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। और किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं एटीपी प्रोड्यूस कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करती है। एटीपी का फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है ये। अच्छा, ये एक ऐसा मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है जो डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसके पास दो झिल्लियां हैं। डबल, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी कि ये ऐसा इस तरह से फॉर्म, जो भी हमने सेल ऑर्गेनल अभी तक पढ़े हैं, हमने पढ़ा है मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी कि उनके आसपास मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस तरह से न्यूक्लियस हो गया, लाइजोसोम्स हो गए, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, गोल्जी अपैरेटस हो गया, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड जो है सेल ऑर्गेनेल्स हैं। लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, इनके पास दो मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखने वाली जरूरी है। दो झिल्लियों वाला ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। इनके पास खुद का ही डीएनए भी होता है, खुद के इनके पास राइबोसोम्स होते हैं, खुद का प्रोटीन बनाने में भी केपेबल होते हैं ये, क्योंकि इनके पास खुद के राइबोसोम्स हैं तो खुद के ही प्रोटीन ये बनाएंगे, है ना। तो ये खुद, क्योंकि इनको फिर बाहर से, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने देखा कि प्रोटीन बन के इधर उधर पास हो रहा है, तो उसकी ज़रूरत फिर इनको नहीं पड़ती, क्योंकि खुद का प्रोटीन बनाने में सक्षम रहते हैं, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है? ये सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। सबसे पहली चीज आप यहाँ लिखेंगे, ये टू टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। बेसिकली प्लास्टिड्स का काम होता है कलर इम्पार्ट करना, ठीक है, कलर प्लांट्स को कलर देना, ठीक है। तो दो तरीके के हमने देखा, वैसे तो तीसरा भी होता है, देखते हैं उसको भी। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट है वो कलर्ड होता है, और ल्यूकोप्लास्ट होता है वो मेनली वाइट कलर का होता है, और उसको हम कलरलेस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, इसमें जो है आपको ये ध्यान रखना है, स्टार्च हो गया, ऑयल्स हो गए, प्रोटीन हो गए, ये सब स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट में। अच्छा, अब यहाँ पे ये देख लेते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये एक तीसरा टाइप का आपका प्लास्टिड है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी करने के लिए। जो प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस होता है ना, खुद से खाना बना पाना प्लांट्स का, वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। और ये ग्रीन कलर इम्पार्ट करते हैं लीव्स को, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, ओके। और इनके पास जो है पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये भी आपको पता ही है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आप लिख लेना, ठीक है। इनके पास भी अपना डीएनए और अपने प्लास्टिड्स लिखा है, प्लास्टिड्स नहीं है ये, सॉरी, इसको आप राइबोसोम्स लिखेंगे, करेक्ट कर लीजिए। इनके पास खुद के डीएनए और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। ये बेसिकली मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे वैक्यूल्स की तरफ। वैक्यूल्स भी प्लांट सेल्स में आप कह सकते हैं, मेनली प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, और एनिमल सेल्स में ये होते हैं, बट ये बहुत ही कम नंबर में होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। और प्लांट सेल्स में ये लार्ज होते हैं बिल्कुल, और पूरे सेल का 50 to 90% कवर कर लेते हैं, पूरे सेल के वॉल्यूम का, है ना, पूरे 50 to 90% कवर ये आराम से करते हैं वैक्यूल्स। इनमें सेल सैप भरा हुआ होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य भरा हुआ रहता है, और ये जो है सेल को टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट आपका ये है, अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें जो है वैक्यूल्स में स्टोर रहती हैं। तो अगर आपसे फंक्शन पूछा जाए या पूछा जाए कि ये वाला फंक्शन किसका है, तो आप बता सकेंगे कि ये वैक्यूल्स का फंक्शन है। तो ये कुछ ऑर्गेनेल्स थे जो आपके सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, तो आपने देखा ये चीज़ों को, ठीक है। तो सेल के बाहर इससे बाहर कुछ नहीं आएगा सेल के लिए, अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पर हम सेल का चैप्टर ख़त्म करेंगे, और जो नेक्स्ट हम टॉपिक उठाएंगे वो डाइजेशन उठाएंगे, ठीक है।
वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करेंगे। हालांकि काफ़ी हिंदी में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इन चीज़ों को देखना। साइंस मेनली जो है साइंस है वो हिंदी में बहुत टफ है उसके वर्ड्स, और उसको करेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।